आज मैं सबसे पहले तो स्वागत करना चाहता हूं संदीप जी का, क्योंकि ये उनका मेडन अपीयरेंस है, हमारे स्पोक्समैन रहे। तो मैं इनफैक्ट उनसे आग्रह करूंगा कि 2-4 शब्द आप पहले कीजिए, फिर आप शुरू करिए। मैं शुरू करूंगा। अच्छा, ठीक है। नमस्कार। अब आप क्योंकि आजकल जब भी विपक्ष के नेता लोग हमेशा नैतिकता की बात करते हैं और हम पे ऊपर आरोप लगाते हैं कि कोई भी मामला संवैधानिक अथॉरिटी का आता है तो कांग्रेस पार्टी प्रहार करती है, यह आरोप अक्सर लगता है। तो मैं आपके द्वारा ये कहना चाहता हूं कि कभी कोई ऐसा मौका नहीं हुआ कि कांग्रेस पार्टी के किसी ने भी कोई अपशब्द एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी के बारे में बोले हों। ऐसा कभी मौका नहीं हुआ। हमने जरूर असहमति दिखाई है, हमने जरूर कहा है कि जो अगर कोई कैलकुलेशंस हैं हम उनसे सहमत नहीं हैं, लेकिन हमें कोई अपशब्द इस्तेमाल आज तक नहीं किया। और हमारा आप इतिहास देख लीजिए। तो क्योंकि ये आरोप लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी हमेशा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी के खिलाफ काम, खास तौर पे सीएजी के खिलाफ, तो मैंने कुछ उदाहरण आपके सामने रखे हैं और मैंने सोर्सेज भी दी हैं और मैंने कहा है कि दिस इज अ केस ऑफ सिलेक्टिव एमनेशिया मिस्टर जेटली। आपको याद होगा जब अरुण शौरी जी डिसइन्वेस्टमेंट के मंत्री थे और सीएजी की रिपोर्ट आई थी फरवरी 2004 में, और सेंटर होटल की बात हुई थी कि कम दाम में दिया गया, कौड़ियों के दाम में दिया गया। तो उस समय डिसइन्वेस्टेड मंत्री ने क्या कहा? उन्होंने कहा, एंड आई रोट, इट वॉज आयरॉनिक दैट वी स्वॉलो और वॉमिट एलिगेशंस। फिर उन्होंने कहा, the methodology of computing notional losses is idiotic। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जब आप आरोप लगाते हो ये नहीं सोचते कि आपने अपने वक्त में क्या क्या नहीं कहा। सॉरी, peculiar, CAG needs streamlining। If same logic of notional losses were extended to earlier disinvestment deals, the government should compensate Reliance and Tatas। I will take up the issue with Cabinet Secretary and CAG। दिसंबर 2001 में जब कॉफिन परचेसेस, जो कॉफिन स्कैम हुआ, जेटली साहब ने क्या कहा? CAG is an institution appointed to find faults। Findings are based on hearsay। मतलब के अफवाहों के साथ उन्होंने फैसला किया है, कोई तथ्यों के साथ नहीं किया। तब तो ये कह सकते थे, तब इनका अधिकार था, तब सीएजी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी नहीं थी। फिर उन्होंने कहा, कंट्रोलर जनरल्स डोंट गो टू वॉर, आर्मी जनरल्स डू। अरे
जॉर्ज फर्नांडिस साहब ने क्या कहा, उन्होंने भी हियरसे की बात कही, और जब वो वापस डिफेंस मंत्रालय में आए, डिफेंस मिनिस्टर बन के, ही सेड एंड आई कोट, इट इज सीएजी विच इज एक्टेड अनएथिकली। तो इनका ट्रैक रिकॉर्ड अगर देखा जाए, और यही इनका इतिहास है, ये कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, भूल जाते हैं तो इन्होंने क्या किया था, और आरोप हम पे लगाते हैं। कोई आप मुझे, मैं चुनौती देता हूं आपको, कोई ऐसा शब्द हमने कभी कहा हो सीएजी के खिलाफ? हम असहमत हो सकते हैं, लेकिन हमने कभी आरोप नहीं लगाए कि आप अनएथिकल हो, आप अभावों पे फैसला करते हो, आप वॉमिट करते हो एलिगेशंस। ऐसा हमने कभी नहीं कहा। फिर जेटली साहब ने फिर क्या कहा, एक्टेड ऑन हियरसे एंड नॉट ऑन फैक्ट्स। फिर कहा, while the government wanted to discuss the CAG report, the opposition was not prepared to do so. अरे भैया, आज हम कह रहे हैं ना डिस्कस करो, तब आप कह रहे थे डिस्कस करो, तो डिस्कशन अल्टीमेटली हुई। आज अब हम कह रहे हैं डिस्कस करो, तो डिस्कशन नहीं करने को तैयार। फिर फर्नांडिस साहब ने क्या कहा, इट इज सीएजी विच हैज एक्टेड अनएथिकली एंड हैज ट्राइड टू मेलाइन माई इमेज बाय ट्राइंग टू इम्प्लीकेट मी इन द कॉपिन स्कैम ऑन द बेसिस ऑफ अनसब्सटैंशिएटेड क्लेम्स। एंड शोरी साहब ने कहा कि कंप्यूटिंग नोशनल लॉसेज इज इडियोटिक। तो कहने का मतलब ये है कि इनको सोच विचार से बात करनी चाहिए, और ये हम मान के चलते हैं कि कोई ऐसी संवैधानिक संस्था नहीं है जिसपे ऊपर जेटली साहब ने आरोप ना लगाया हो, चाहे वो सीएजी हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो। मैं याद नहीं दिलाना चाहता, किसी और दिन याद दिलाऊंगा उन्होंने लिंगडो साहब के बारे में क्या कहा था। चाहे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट हो, उन्होंने जजेस के बारे में क्या कहा। लेकिन मैं आज याद दिलाना चाहता हूं जेटली साहब को कि इतिहास अपना मत भूलिए, क्योंकि फिर अगर आप भूल जाएंगे तो नुकसान आपको ही होगा। फिर बड़ी चर्चा हो रही है एक दूसरी बात की कि भाई स्क्रीनिंग कमेटी ने ये कर दिया, स्क्रीनिंग कमेटी ने वो कर दिया, कोई प्रोसीजर ही नहीं था, धांधलेबाजी बड़ी हो रही थी, कोई गाइडलाइंस ही नहीं थी। तो मैं आज आपके सामने और तथ्यों के साथ, क्योंकि इधर उधर की बात नहीं होगी, जो दूसरा डॉक्यूमेंट आपको मैंने दिया है उसमें जो स्क्रीनिंग कमेटी की गाइडलाइंस हैं 1998 से लेकर 2004 तक, वो मैंने आज आपके सामने रखी है। और मैं आपको अगर दिखाऊंगा तो लगेगा कि ये तो घर बैठे फैसले हो रहे थे, कोई फॉर्मल प्रोसीजर था ही नहीं। मीटिंग बैठी, किसी ने कहा साहब मुझे ये कोल ब्लॉक चाहिए, चलिए आपको दे दिया, ऐसे फैसले हो रहे थे। और फिर मैं आपको अपनी गाइडलाइंस बताऊंगा। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि भैया ये बताओ कि सारे आप 1998 से 2004 जो भी कोल ब्लॉक्स दिए हैं और जो भी पावर प्लांट लगे हैं, जो भी स्टील प्लांट लगे हैं, सबको हम रद्द कर दें, हजारों करोड़ का नुकसान करा दें देश का? यही आपकी सोच है? आपको एक छोटी सी बात बताता हूं कि आपको ताज्जुब होगा। 1 मेगावाट बिजली पैदा करने में 5 करोड़ लगता है इन्वेस्टमेंट, 5 करोड़। तो अगर आप 500 मेगावाट का प्लांट लगाएंगे तो 2500 करोड़ आपका इन्वेस्टमेंट होगा केवल पावर प्लांट में। मैं माइनिंग की बात नहीं कर रहा, वो तो अलग है। 10,000 मेगावाट का प्लांट लगाओगे, 2-4 प्लांट लगाओगे तो उसका 50,000 करोड़ होगा। और यहां जो फैसला हुआ था कि लगभग 20,000-25,000 करोड़ मेगावाट प्लांट लगाने का था, मतलब कितना? 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट। उनके फाइनेंशियल क्लोजर हो गए, चाहे वो अभी पावर प्लांट चालू हुए या नहीं, फाइनेंशियल क्लोजर हो गए, कुछ बन रहे हैं, कुछ बनने वाली हैं, कुछ बन गए हैं, कुछ तो बन चुके हैं, उनके पास कोल नहीं है। तो वो 1 लाख करोड़ में आपको मालूम है 30% तो इक्विटी प्राइवेट सेक्टर प्राइवेट की होती है और 70 लोन होता है। तो उसमें 75,000 करोड़ तो शायद लोन ही होगा बैंकों का।
और 25,000 करोड़ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होगी तो उसको रद्द कर दें। ये बीजेपी की सोच है, ये देश के प्रति इनकी सोच है। पावर सेक्टर को सब खत्म कर दो, स्टील सेक्टर को खत्म कर दो। स्टील सेक्टर की आपको बात बताऊं, स्टील सेक्टर में 1 मिलियन टन अगर आप स्टील पैदा करो तो उसका 4,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट है। अगर पिग आयरन नॉन कोकिंग कोल करो तो 500 करोड़ पर मिलियन टन है। हजारों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट। लोग स्टील प्लांट लगा रहे हैं, लगा चुके हैं, इतने बरसों से लगा चुके हैं। सब रद्द कर दें। जब आप खुद उन नीतियों के आधार पे आप कैप्टिव पोर्ट प्लांट दे रहे थे। अब ये देखो, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं और मैं ये सवाल पूछता हूं जेटली साहब से। विल मिस्टर जेटली टेल अस अंडर व्हाट ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर the allocations for coal blocks was made by the screening committee in its 14th meeting held on 18th 19th June 1999 जब ये सत्ता में थे। 2 नाम Messrs Monet Ispat Limited, 2 Messrs Jaiswal Neco Limited, 3 Messrs Cranston Technology Limited। इनसे पूछो कौन सी गाइडलाइन के आधार पर इन्होंने दिया थे इन पार्टीज को। Under what transparent procedure the allocations for coal blocks were made by the screening committee in its 15th meeting held on March 6, 2000 to Messrs Garuda Clays Limited, to Messrs Jindal Steel and Power Limited, to Messrs Jaiswal Neco Limited, to Messrs Prakash Industries Limited, and Messrs Raipur Alloys and Steel Limited। किस आधार पे दिया था? And under what transparent procedure did the screening committee in its 15th meeting held on March 6, 2000 were the conditions imposed on Monet Ispat Limited varied? और मेरे पास ये स्क्रीनिंग कमेटी की रिपोर्ट है, ये स्क्रीनिंग कमेटी की रिपोर्ट है और मेरे पास सारी प्रोसीडिंग है कि किस तरह से एलोकेशंस हुई। एप्लीकेशन आई मोनेट इस्पात की, ये मिनट्स है, कोई और प्रोसीडिंग फॉर्मल नहीं। चर्चा हुई और कहा कि द स्क्रीनिंग कमेटी आफ्टर डिटेल्ड डिलिबरेशन डिसाइडेड टू अलॉट उत्कल B2 ब्लॉक सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट द पार्टी मस्ट अचीव फाइनेंशियल क्लोजर विद इन 1 year ऑफ अलॉटमेंट ऑफ द ब्लॉक, फेलिंग विच द अलॉटमेंट वुड बी टू डू। कौन से ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर में आपने अलॉट किया? ऐसा ही है जायसवाल नेको स्पंज आयरन प्लांट। Representative of the party stated that 125 million tons of reserves in 4 block will be adequate for meeting the requirement of the sponge iron plant for a period of 30 years. After 91 million tons of reserves in block 4 will be adequate for 30 years. The screening committee after deliberation decided to allot Gare Pamak block 4 to Jaiswal Neco for meeting the requirement. उन्होंने कहा कि मेरी ये रिक्वायरमेंट उनको दे दिया। पार्टी ने कहा कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, कोई बैंक गारंटी नहीं दी गई, बस कह दिया कि भैया मेरी ये रिक्वायरमेंट है, मुझे ये दे दो, बोला ले लो। और हर स्क्रीनिंग कमेटी जो मैंने आपको नाम दिया ऐसा ही हुआ। और कौन सी गाइडलाइंस थी वो गाइडलाइंस भी मैंने आपको इस कंपाइलेशन में दी है, एनेक्सर 1 गाइडलाइंस का। Application for mining of a coal block for quantity less than 1 million tons per annum in open cast mining and less than 250,000 tons per annum in underground mining would not be entertained. ये पहली गाइडलाइन कि अगर आपकी इतनी रिक्वायरमेंट है, this will not be entertained. Preferably blocks in greenfield areas where basic infrastructure like road, rail, links is yet to be developed should be given to public-private sector. The areas where CIL has already invested in creating such infrastructure for opening new mines should not be handed over to the private sector. ये दूसरी गाइडलाइन।
Blocks offered to private sector should be a reasonable distance from existing mines and projects of CIL in order to avoid operational problems. Blocks already identified for development by CIL where adequate funding is on hand on site should not be offered. Public-private should be asked to bear full cost of exploration. For identifying blocks, the requirements of coal for about 30 years should be considered. फिर mining, these are the guidelines. और ये उनके कार्यकाल में 1998 से 2003 तक 4 तक ये हुआ, वो ठीक है, उस पर कोई आपत्ति नहीं, वो बड़ा ट्रांसपेरेंट है। बट आपने जो किया, कितना घोर अन्याय किया। हमारी गाइडलाइंस देख लीजिए भैया, 2006 की गाइडलाइंस मैं आपको बताता हूं, और इसमें आपके एनेक्स्चर ए लास्ट डॉक्यूमेंट है, इसमें सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन शोइंग दैट द एप्लीकेंट इज अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट। भाई इनको दीजिए आप, ये डॉक्यूमेंट कॉपी दीजिए ना, आप कॉपी क्यों नहीं दे रहे? आप अपनी दे दो, मैं आपको और दे दूं ना। चलिए मैं आपको दे दूं। Certified copy of Memorandum of Association, audited annual accounts reports of the last 3 years. Project report in respect of end-use plant. Project report instead of end-use plant. If the report is appraised by a lender, the appraised report should also be submitted. मतलब कि अगर बैंक ने लेंड किया है पैसा, उसकी रिपोर्ट भी आनी चाहिए. Detailed schedule of implementation, milestones and timeline for each milestone for the proposed end-use project. Detailed schedule of exploration, milestones and timeline. Scheme for disposal of unusables containing carbon obtained during mining of coal. Demand draft of 1,000. Soft copy of details. Then allocations without the above accompaniments will be treated as incomplete and shall be rejected. Then allotment to captive loss to consortium group of companies. Then mining of coal by allotted companies. Any of the companies engaged in approved end uses can itself mine coal from a captive block. Independent coal lignite mining company can also be allocated a captive block on the condition that the entire coal lignite so mined will be transferred to an end user company for their captive consumption in the specified end uses. Then inter se priority of allocation. Inter se priority is given. Status, level of progress and state of preparedness of projects, net worth of applicant company, production capacity as proposed in the application, maximum recoverable reserve as proposed, date of commissioning of captive mine as proposed, date of completion of detailed exploration, technical experience, recommendation of administrative ministry. Then conditions of allotment, annual review, आप अगर पेज पे आइएगा, annual review of progress achieved by an allottee company. In the event of lapses, if any achievements vis-a-vis the milestones set for that year, a proportionate amount will be encashed and deducted from the bank guarantee. Means very, very exhaustive guidelines. हुआ क्या कि जब ये बात सामने आई कि भैया गाइडलाइंस होनी चाहिए, तो इन्होंने 2003 नवंबर में गाइडलाइंस बनाई, थोड़ी गाइडलाइंस बनाई, लेकिन उसके बाद तो कोई बैठक ही नहीं हुई, तो सारी तो पहले अलॉटमेंट कर चुके थे। जब हम सत्ता में आए 2004 में, तो हमने कहा कि इस गाइडलाइंस को एग्जॉस्टिव तरीके से बनाना चाहिए और ये गाइडलाइंस स्ट्रिंजेंट होनी चाहिए, तो हमने ये गाइडलाइंस बना दी, इसके आधार पे एलोकेशन हुई। अब आपको मालूम है कि कोल जो है वो तो कोई बेच नहीं सकता। 1973 नेशनलाइज एक्ट के अंतर्गत कोई कोल बेच नहीं सकता। 1993 में जब नरसिम्हा जी प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाली अंडर द कोल माइंस नेशनलाइजेशन एक्ट। उसके अंतर्गत कहा कि एंड यूज के लिए अगर कोई स्टील प्लांट है और उसको कोल की जरूरत है, तो कंपनी बनाकर कोल ले सकता है अपने स्टील प्लांट के लिए, कोल बेच नहीं सकता। 1996 में फिर एक और संशोधन हुआ जहां कोल, सीमेंट और पावर सब इंक्लूड हो गए। तो आज के दिन जो प्रक्रिया यही थी उसी समय कि अगर कोई पावर प्लांट कोल चाहता है तो वो कोल कैप्टिव माइन ले सकता है, लेकिन पावर प्लांट के लिए वो बेच नहीं सकता। अगर कोई स्टील माइन
स्टील के लिए कोल की जरूरत है, क्योंकि बिना कोल के स्टील पिघल ही नहीं सकता। आपको मालूम है, फर्नेस में पड़ना पड़ता है। स्टील मैन्युफैक्चरिंग के लिए, पिग आयन मैन्युफैक्चरिंग के लिए कोल की जरूरत है। उसको कैप्टिव माइन मिल सकती है, लेकिन स्टील प्रोड्यूस करने के लिए वो बेच नहीं सकता। ऐसे ही सीमेंट प्लांट के लिए। तो ये कोल कहीं बिक नहीं सकता। तो अगर बिक नहीं सकता तो किसका मुनाफा हुआ? बिका ही नहीं कोल। अच्छा, अब पावर प्लांट की बात करते हैं। जब पावर प्लांट लगता है और हमारी नीति के अंतर्गत जो कंपेटिटिव बिडिंग होगी वो पावर प्लांट में होगी। आपने पावर प्लांट लगाना है, आपको कोल माइन मिल गया, कोल माइन लेना चाहते हैं, पावर प्लांट की बिडिंग हो गई, उसमें कई लोगों ने बिड किया और जो सबसे सस्ते दाम में स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को पावर बेचेगा उसको ही पावर प्लांट मिलेगा। तो कोल आपने लिया, आपको कैप्टिव माइन मिली, आपने पावर प्लांट में इस्तेमाल किया और स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को पावर बेच दी सबसे सस्ते दाम में। वो कंपेटिटिव बिडिंग से होगी। उस मुनाफे पे आपको, अगर मुनाफा होता है तो उस पे आपको टैक्स देना पड़ेगा, और जब कोल आप माइन करते हो तो उस पे रॉयल्टी देनी पड़ेगी। तो क्या मुझे तो समझ नहीं आई कि ये धांधलेबाजी क्या है, ये किस लिए शोर मचा रहा है? किसी ने कोल बेचा? तो मार्केट जो है पावर सेक्टर में, खास तौर पे कंपेटिटिव मार्केट, वो तो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड तय करेगी कि भाई इसका टैरिफ ये होगा। मकसद क्या है कि जो आम आदमी है उसको सस्ती बिजली मिलनी चाहिए, ये मकसद है ना। अगर कोल का दाम बढ़ा दोगे आप, दाम बढ़ा दोगे, तो अगर दाम बढ़ाओगे तो वही फिर दाम इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को, क्योंकि प्राइवेट पार्टी तो नुकसान नहीं करवाएगी ना अपना, उतने ही दाम बोर्ड के बढ़ेंगे, उतने ही दाम कंज्यूमर के बनेंगे। यहां हमें सब्सिडी देनी पड़ेगी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत, तो सब्सिडी बिल और हो जाएगा। तो ये तो बड़े कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक इश्यूज हैं। These are not simple issues that can be decided by addressing TV or a particular channel or 2-3 channels and going and speaking on 2-3 channels कि बड़ा नुकसान हो गया, बड़ा नुकसान हो गया, बड़ा नुकसान हो गया। ये देश के भविष्य की सवाल है, बच्चों के भविष्य का सवाल है। और अगर आप रद्द करना चाहते हो तो हजारों करोड़ों रुपए रद्द कर दोगे, उसका देगा। पैसा तो बैंक से देना लेते हैं ना, 70% तो बैंक देता है लोन। तो बैंक को वापस लोन कौन करेगा? बीजेपी कर सकती है, अगर कर्नाटका जाकर पैसा कुछ ले तो। कौन पैसा वापस करेगा? पावर सेक्टर का बट्ठा बैठा दोगे। इस समय हमारी क्या जरूरत है पावर सेक्टर में? अगर हम 40,000 मेगावाट सालाना उत्पादन करें ऊर्जा का, तब हमारी कहीं पावर सेक्टर की जरूरतें पूरी होंगी। एडिशनल 40,000। अभी यहां 17-20 हजार करोड़ का पावर प्लांट खड़े हैं, लेकिन कोल नहीं है, क्योंकि कोल लेना ही नहीं कोई देता। अब ये कहते हैं कि उसको भी सब आप रद्द कर दो। चलिए, वो खड़े प्लांट्स का क्या होगा? ये देश के बारे में नहीं सोचते कि केवल अपना सोचते हैं कि किस तरीके से 2014 में उससे सत्ता में आ जाए। उससे पहले स्टील जो है, ये तो मैंने पावर की बात बता दी। जहां तक स्टील का सवाल है, ये इनपुट स्टील के लिए होता है। अब स्टील की जो मार्केट प्राइस है वो ग्लोबली डिटरमिन्ड है। तो मुनाफा घाटा तभी होगा जब स्टील बिकेगा, और वो साइक्लिक होता है। हर 3 साल के बाद कभी मार्केट ग्लोबली डाउन जाती है, कभी अप जाती है। अच्छा, चलिए, आप इनको कोल ना मिला तो आपको मालूम है कोल की इंपोर्टेड प्राइस क्या है? 3 गुना ज्यादा। प्रोडक्शन प्राइस की 3 गुना ज्यादा। तो यही कोल फिर हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। और जो प्राइवेट पार्टी इंपोर्ट करेगी ये कोल, वो बिजली किस दाम पे बेचेगी या स्टील किस दाम पे बेचेगी? और अगर स्टील, बिजली और कोल महंगा हो गया तो आपकी इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। फिर आप पार्लियामेंट में चलाओगे कि इन्फ्लेशन क्यों बढ़ी। तो इनकी सोच क्या है? जिस सोच ने महात्मा गांधी की हत्या की थी, वही सोच आज लोकतंत्र की हत्या करना चाहता है। देश को तोड़ो,
सत्ता के बारे में सोचो और जल्द से जल्द सत्ता पाओ। मैं आज इनसे आग्रह करूंगा कि संसद में आके डिबेट करें। अगर हम गलत हैं तो हमें कटघरे में खड़ा करें, सवाल पूछें, जवाब मांगे, सत्य बताएं। उसके अलावा इस लोकतंत्र में और कोई रास्ता नहीं। अगर आप ये नीति बनाओगे, ये आइडियोलॉजी बनाओगे कि रुकावट, ऑब्स्ट्रक्शन हिंदुस्तान के लोकतंत्र का रास्ता है, तो आप लोकतंत्र को बर्बाद कर दोगे। ना आप चाहते हैं, ना मीडिया चाहता है, ना कोई ऐसा इंसान जिसको देश के प्रति प्रेम है चाहता है कि ऐसा हो। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आग्रह करूंगा बीजेपी को कि जल्द से जल्द पार्लियामेंट में आके बहस शुरू करें। धन्यवाद। ऐसा है कि समझाने की बात तो आपके ऊपर निर्भर है। हम तो आपके सामने जो तथ्य हैं, जो सही बात है, रख सकते हैं। और फिर अगर जो आपकी 24/7 जो चलता रहता है, अगर वो तथ्य ये सामने रखेंगे जनता के सामने, तो मैं निश्चित रूप से जनता को समझ आएगी। हाँ। भारतीय जनता पार्टी ने ये खामियां रखी और उन्होंने भी बहुत ज्यादा गलत तरीके से पोल आवंटन किया। उन्होंने भी नहीं, हमने नहीं किया, उन्होंने ही भी नहीं। आप यही दिखा रहे हैं, इसी की रोशनी में कह रहे हैं कि ये सब गुनाह नहीं था, जो हमने किया वो गुनाह, ये भी आपने बोला। नहीं, हमने कहा कि हमारी गाइडलाइंस बड़ी स्पष्ट थी, बड़ी डिटेल्ड थी। मैंने 2006 की गाइडलाइन आपको दिखाई है, इनकी गाइडलाइंस थी ही नहीं। उन्होंने कहा कि आप 181 पोल को निरस्त करिए, सारे ब्लॉक्स का आवंटन, तो आपने कहा कि उनके जमाने के भी हम निरस्त करें। नहीं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं क्या ये भी चाहते हैं? मैंने नहीं कहा कि बी, आपको गलत फहमी है। मैंने भी की कोई बात नहीं की, मैंने ही की बात की है। No, because the issue has come up now. The issue has come up now. It's with the CAG report that the issue is in the public domain, so we are responding to that. Yes. Who will you hold accountable? The question mark is, there has been an indictment of policy by the CAG. Whether he is correct or not, somebody has to be held accountable for what went wrong. No, you see, there are two issues here. One is individual accountability for allocations made with ulterior motives, right? The CBI is investing, from what I read, about 6 odd cases. Wherever there is individual culpability of actual allocations based on a motivated allocation, surely people must be brought to justice. But you can't destroy an entire eco-structure. You can't destroy through this the banking structure, the steel mills, the power sector, by saying that everything should be cancelled, because without realizing what are the consequences of these things. After all, this is a nation. These are complex economic issues. It's not a question of, you see, as I said, nobody has sold the coal. These are inputs in steel, inputs in cement, inputs in power. And the power of the steel sector is ultimately required for everyday life, for manufacturing. All industries based on manufacturing require steel, and low-cost steel. Remember, the cost of interest in this country is 12-14%. The cost of interest in the US is 0.25%. So the transaction costs in India are huge. We cannot compete with the international community. If we start giving everything on auction, how will our industry compete? Ultimately, we need to grow at 8, 9, 10% to be able to spend in education, in health, and other sectors of the economy. आपने स्क्रीनिंग कमेटी की
गाइडलाइंस का हवाला दिया, आपने कहा हमारी गाइडलाइंस काफी स्ट्रिक्ट थी। हमारे पास पिछले 8 साल की स्क्रीनिंग कमेटी के मिनट्स हैं। तमाम हमारी स्क्रीनिंग कमेटी ने ये कहा है कि जिन कंपनियों को अलॉट किया गया 3 साल से ऊपर हो गया, उन्होंने माइनिंग शुरू। मैं आपको इसका जवाब देता हूँ, रिकॉर्ड खराब है। मैं अभी जवाब देता हूँ। एक चीज ऐसा है कि जब भी कोई माइन करता है तो जो नॉर्म है 36 और 54 महीनों में माइनिंग हो पाती है। यहां 2 एलोकेशंस हुई, एक सितंबर 2005 में एडवर्टाइजमेंट निकली और 1 नवंबर 2007 में, और उसकी अलॉटमेंट 2008 में या 9 में कभी हुई होगी। अब उसके बाद उनको 36 या 54 महीने चाहिए फॉर माइनिंग। इस बीच उनको फॉरेस्ट क्लियरेंस चाहिए, नो ऑब्जेक्शंस चाहिए, फाइनेंशियल क्लोजर्स चाहिए, बैंक के साथ लोन करने के लिए फॉरेन टेक्नोलॉजी, क्योंकि जब आपको कोल एलोकेशन मिलेगा तब आप पावर प्लांट लगाने का सोचेंगे। अगर कोल एलोकेशन ही नहीं होगा तो पावर प्लांट ही नहीं होगा। पावर प्लांट जब लगाएंगे तो आपको फिर इन्वेस्टमेंट चाहिए, उसके लिए बैंक के पास जाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप कोल तो माइन नहीं करेंगे ना जब तक वो फाइनेंशियल क्लोजर ना हो जाए, उस पर आपको 3-4 साल लगेंगे। 3 साल की डेडलाइन आपकी स्क्रीनिंग कमेटी। वो ठीक है, तभी तो उन्होंने अनुमति दी है कि आप आगे भी कर सकते हो। अगर आपको क्लियरेंसेज नहीं मिली तो आप वो इश्यू सब जो भी है सरकार उस पर देखेगी। इश्यू इसके इसमें कोई धांधलेबाजी नहीं है, ये कहने का मतलब है। कोल कहीं बिका नहीं है, कोल इज एन इनपुट कॉस्ट। अब आपकी सोच क्या है, किस तरह से स्टील की प्राइसिंग होनी चाहिए, किस तरह से पावर की प्राइसिंग होनी चाहिए, ये एक पॉलिसी इश्यू है। इस पे ये नहीं कह सकते कि आपके एक ऐसे तो लैंड अलॉटमेंट होता है, लोअर मिडिल क्लास को कोऑपरेटिव सोसाइटी देते हैं ना लोग, जो लैंड खरीद नहीं सकते, अब वो भी लॉस हो गया। अगर सीएजी कहने लगेगे साहब इसको तो आपको ऑक्शन करना चाहिए था, आपने कोऑपरेटिव सोसाइटी को कितना क्यों दिया, तो वो भी लॉस हो गया। तो ऐसे तो लैंड का हम कैलकुलेट करने तो मेरे ख्याल लाखों करोड़ का लॉस हो जाएगा सरकार को। तो ये पॉलिसी इश्यूज है, देश को आगे कैसे बढ़ाना है, आम जनता की जरूरतें कैसी पूरी करनी है, आम जनता को सस्ता कैसे मिलना चाहिए, ये दृष्टिकोण के साथ हमें आगे बढ़ना है। देखो मैं ये सब आप ये बात छोड़िए, हमने आपको तथ्य हमने आपको तथ्य समझा दी। अब इस समझने के बाद आप तय कर लो कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। Right. Where he asked the Prime Minister's intervention in that letter. Right. That letter was dated on 5th of February. I have it. Prime Minister's office responded a day later. Right. Today, Prakash Javadekar says the current coal Mr. Jaiswal's family has also got business. No, this is exactly the point. This is exactly the point that was raised in a litigation filed by Prakash Industries Limited. This PIL is not a PIL, it's Prakash Industries Limited. Prakash Industries Limited lawyer was a very renowned person of the BJP. I won't take his name. Right? Strictures have been passed in that judgment. And this letter was quoted in the judgment. And I have given you a copy. Just read it. It says that this whole claim is false. And it is mala fide. And they imposed a cost at the end of it. Accordingly, the writ petition and pending applications are dismissed with costs of 2.5 lakhs. And 50,000 will be held, paid by the petitioner to respondent number 1 and jointly. In fact, this allocation, this letter that he refers to, the allocation was made in 2007. He is referring to Subodh Kant Sadaiji's letter, right? But on 5th February 2008, but the allocation had already been made in 2007. And the court has discussed all this, and this document has been circulated to you. So this is all false. Arey, court has displeased. This is a court judgment. I am not saying so. So he is not his brother. Court says this is false. Are you saying that the letter written by Sahaj is false? They are not his relative. He is not his relative. Chaliye. He said this. No, who said that? I said the allocation had already been done in 2007 and it had nothing to do with the power plant. This is for a steel plant. The allocation was for a power plant. So it's just, it is all wrong, factually wrong. That's what I'm saying. BJP does this often. They never read the document. They always make allegations. What about Mr. Jaiswal's family? He has denied it. He has denied it. आपने जो आग्रह भी दिया है बीजेपी से सदन में आने के लिए, मान लेते हैं कि अगर वो आग्रह स्वीकार नहीं करते, उस स्थिति में सरकार क्या करेगी?
कौन सा आंकड़ा नहीं सेवा करते? सदन में हाँ, नहीं, वो नहीं करना चाहते डिबेट। क्या करेंगे? हम तो रोज 11 बजे वहां जाएंगे पार्लियामेंट, और क्या करेंगे भैया? और फिर 5 बजे फिर आग्रह करेंगे। भाई लोकतंत्र तो ऐसे ही चलेगा ना। Mr. Sipal, just a question. Apart from BJP, even the left has demanded that all the coal block allocations during No, correct. I must be mean, cancelled. left opposed it when they were the chief minister. They opposed all this. So are you saying? I mean, are you ruling out any cancellation of coal block allocations? It's all very hard. I don't think when people have made these statements, they realize the consequences of what they are saying. They have no idea, because I don't think that they have really analyzed the nature of the sector and what all this is. What are the consequences of all this? I need to understand out of that 142 blocks which he first named, 58 have already been, the process of cancellation has already been initiated. Is that No, not at all. Nearly 58 have been still the process. No. There is no process of cancellation of 58. And I guess whatever government has to do in terms of the actual projects, the government will So do. the Prime Minister's statement is then incorrect then. Why? He has said that the process of cancellation has started. Not on 57. He has not said Yeah, that. but He has not said that. There is 6 of them, as I told you. CBI is looking into 6 odd matters. Those will be looking. There are several coal blocks where they are facing serious charges of wrongdoing. But I'm saying if there is any evidence for that, it must be investigated. Who is stopping that? We are not on that. Have a debate, show that, send it to the appropriate authority. That's the system of governance in our country. Naturally, we will take action. I mean, this is the only government, this is the only Sarkar which has ever taken action against ministers. I mean, who took action against George Fernandez or Bangaru Lakshman? Who took action against Gujarat? It's only now that they have taken action against Godnani. Who takes action here? We take action as government. This is a government that has always taken action. आज भी एक फैसला है गुजरात के आपने बात की नरोडा पाटिया केस पर आपका ऐसे प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं कल क्या संसद में आप गुजरात के नरेंद्र मोदी की इस्तीफे की मांग अरे यार, वो ऐसा है ना, मैं ज्यादा नरेंद्र मोदी जी की बात नहीं करना चाहता। वो कोडनानी जी को जो हुआ है ना, उसके बारे में सोचेंगे। आपने अभी कहा कि सुबोधकांत सहाय वाले मसले में हाईकोर्ट का डिसीजन है। इसी बात को आप हिंदी में कह दीजिए कि साहब एक पैसे की भी कहीं से बेईमानी नहीं की गई है। आपने पता नहीं यार, ये तो आप पत्रकार लोगों को बताएंगे कि हाँ बेईमानी हुई है या नहीं, क्योंकि आप इन्वेस्टिगेटर हैं, आप ही जज हैं, आप ही टीवी पे जाके कहते हैं कि साहब ये हो गया। अब ये ऐसा है कि जो संस्था जिसको तय करने हैं उसको तय करने दीजिए। अपना तर्क रखा, स्पष्टीकरण दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस आधार पर ये सारे आरोप सरकार पर लगाए, उसका आधार कैग की रिपोर्ट था। उसी स्पेक्ट्रम पर भी कैग की रिपोर्ट आई थी जो सरकार। हम कैग की रिपोर्ट से सहमत नहीं हैं। पॉलिटिकल ब्लेंडर क्रिएट हो गया था। एक बार फिर कैग ने गलती की है। हम कैग की रिपोर्ट से सहमत नहीं हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या प्राइम मिनिस्टर संवैधानिक नहीं संस्था नहीं है? इज द प्राइम मिनिस्टर नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी? आई एम आस्किंग यू, if the CAG is a constitutional authority, the Prime Minister is also a constitutional authority. You can make allegations against the Prime Minister, but we can't question the CAG. What kind of logic is that? ये बताइए मुझे, ये कौन सा लॉजिक हुआ कि CAG के खिलाफ आप बोल नहीं सकते, उनका क्वेश्चन नहीं कर सकते, लेकिन प्रधानमंत्री पे आप आरोप लगा सकते हैं? भाई प्रधानमंत्री भी तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है। बहुत बहुत धन्यवाद।